हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ फिजिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय निबंध पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से हमने एक दो क्लासेस अभी इससे पहले की हैं, जिसमें निबंध के बारे में मैंने आपको निबंध कैसा होना चाहिए, एक आदर्श निबंध कैसा होता है या निबंध कैसे लिखा जाता है, इन सब पर विस्तृत रूप से आपको मैंने समझाया है, बताया है। इसी क्रम में आज हम लोग विशेष रूप से काम करेंगे एक उदाहरण के रूप में, जिससे कि जैसे बहुत लोगों की डिमांड रहती है और सर से भी, शिवम सर से भी बच्चे कहते हैं कि जो है सर एक जो है ऐसा एक एग्जाम्पल बता दीजिए सर से बोल करके कि जो एक उदाहरण हो और उसमें जो है ऐसे प्रॉपर जो है उसका एक ड्राफ्ट बना दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस पर काम करता हूँ। तो आज हम लोग विशेष रूप से एक ऐसे डिस्कस करेंगे जिसका मैं पहले बताऊंगा कि उसका आपका प्रारूप कैसे तैयार करना है। उसके बाद में एक ऐसे को एग्जाम्पल में ही रख करके आपको मैं बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर आपको लिखना है। क्योंकि ऐसे के लिए जब आप ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और आप लोग हमेशा कोशिश यही करिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखें, ऐसे से पहले आपकी जो कॉपी है पीछे के 2 पेज दिए रहते हैं, वो रफ वर्क के लिए रहते हैं। उन पेज पर आप क्या करेंगे, हर एक ऐसे का अपना ड्राफ्ट बना लीजिए। 3 घंटे का समय रहता है। या तो आप कोशिश करिए कि तीनों ड्राफ्ट एक साथ में ही तैयार कर लीजिए, 3 ऐसे लिखने हैं, या फिर आपकी कोशिश रहे कि मैं एक ड्राफ्ट तैयार करके एक ऐसे कंप्लीट कर लूँ, फिर दूसरा ड्राफ्ट तैयार करके दूसरा ऐसे कर लूँ, इसी तरीके से तीसरा। यानी वहाँ पर 3 घंटे का समय 3 ऐसे लिखने हैं, समय पर्याप्त है, समय की कोई भी वहाँ दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आप ड्राफ्ट ज़रूर बना लें, क्योंकि ड्राफ्ट ही आपके ऐसे को बांधता है और या बिखरने से बचाता है। तो यहाँ पर हम आज आपको विशेष रूप से चर्चा करेंगे एक ऐसे की, जिसको मैं पहले आपको ड्राफ्ट बताऊंगा। उसके ड्राफ्ट के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। फिर एक उसका एग्जाम्पल देकर मैं प्रॉपर आपको चीज़ों को समझाऊंगा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर निबंध को लेकर के कि निबंध का ड्राफ्ट कैसे होता है, क्या होता है उसमें। निबंध का प्रारूप। तो ये प्रारूप हम कैसे तैयार करेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रारूप में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने निबंध की प्रस्तावना देनी है, या इसको भूमिका भी बोलते हैं, इंट्रो भी बोलते हैं। उसके बाद में आपको भूमिका के बाद सेकंड में आपको निबंध का मुख्य भाग या मेन बॉडी, या फिर प्रतिपाद्य या विषय, जो भी आप कहेंगे, प्रतिपाद्य ये देना है। प्रतिपाद्य बताने के बाद आप यहाँ पर उपसंहार करेंगे। उपसंहार, तो इसमें मैंने कल आपको जो है भूमिका के बारे में बता दिया था कि भूमिका कैसे आप शुरुआत करेंगे। कई टाइप्स के निबंध भी बताए थे, जिसमें आप लोग पिछली क्लास का अगर देखेंगे या रिकॉल करेंगे तो विवरणात्मक निबंध है, फिर आपके आचार विचार प्रधान निबंध है, भावात्मक निबंध है। तो ऐसे निबंध के बारे में कल मैंने बताया था कि उनसे आप अपने निबंध की शुरुआत कैसे करेंगे। अब आज हम विशेष रूप से यहाँ पर बात करेंगे भूमिका की। तो ये तो मेन आपके 3 पार्ट हैं, इनको आपको रखना ही है। इसके अलावा जो है अब आपको क्या करना है, मुख्य भाग पर जो काम करना है, क्योंकि मुख्य भाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन होता है आपके लिए यहाँ पर। अब जैसे मुख्य भाग है, तो मुख्य भाग में हम इसका प्रारूप कैसे तैयार करेंगे। पहले आपने यहाँ पर भूमिका
तैयार कर ली अपनी भूमिका में आपको क्या क्या बताना है ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर हम मुख्य भाग पर काम करेंगे। मुख्य भाग को पहले तो हम जो इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम पहले इसको भूमिका से लिंक करेंगे, भूमिका से जोड़ना। फर्स्ट स्टेप हमने भूमिका से इसको जोड़ दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब जो हमारा विषय है, निबंध का जो हमारा विषय है, उस विषय को लेंगे और उसके बारे में जब हमने भूमिका में चूंकि बता दिया है, अब हम उसके कारणों की पड़ताल करेंगे। जैसा भी निबंध होगा वो उस पर डिपेंड करता है, हमारा प्रारूप बदलता भी रहता है। जैसा अगर निबंध की डिमांड रहती है उसके हिसाब से हम प्रारूप चेंज करते हैं, लेकिन एक सामान्य निबंध में मैं बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर भूमिका के बाद कि उसके आखिर कारण क्या हैं, जैसे मान लीजिए हम जलवायु परिवर्तन पर लिख रहे हैं, तो आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है ये हमने बताया। जलवायु परिवर्तन को के और जो जोड़ने वाला लिंक जहाँ पर बताया, जैसे जलवायु परिवर्तन और जो है मानव विकास, किससे जोड़े। अब फिर आखिर जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या कारण है। कारण यहाँ पर अगर आपको जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन जैसे निबंध है तो वहाँ पर प्राकृतिक कारण और फिर मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण आपको ये बता देने हैं। कारण के बाद में आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो इसका जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन कि मैं अभी एक सामान्य रूप में बता रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन है, कारण के बाद में इसका प्रभाव क्या है। प्रभाव अधिकांशतः सकारात्मक होते हैं, लेकिन आप जब भी बताएंगे अगर जैसा निबंध होगा उसके हिसाब से आप बताएंगे, तो यहाँ पर प्रभाव में आपको सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव ये दोनों बताने हैं। अब इसके साथ में ही आपको अगले स्टेप में यहाँ पर बताना है कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है इसको कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है। जब आप प्रयास की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जो प्रयास होंगे, उनको आप प्रयास को दो स्तर पर समझाएं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 आयाम और खुलते हैं। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्तर पर जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, UNHRC है या फिर UNEP है, जो जैसा भी जिससे जुड़ा संगठन हो, WHO है, उनकी आप यहाँ पर चर्चा करेंगे वो क्या कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो है आप करेंगे देश स्तर पर कि मान लीजिए कोई देश कोई विशेष योजना चला रहा है यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए अगर जलवायु परिवर्तन की बात है तो हम फ्रांस का उल्लेख करेंगे चूँकि पेरिस सम्मेलन हुआ, या फिर आपको जो है अमेरिका की कमियां की भी बता सकते हैं, या जो भी और देश ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनको चर्चा करेंगे। फिर सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक ऑब्लिक निजी स्तर पर। अब यहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सामुदायिक स्तर पर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जैसे बिल एंड जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो उस बिल गेट्स फाउंडेशन की आप चर्चा करेंगे यहाँ पर, या ऐसे और जैसे WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनकी आप चर्चा करेंगे। तो ये तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा दिया। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयासों की हम बात करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम प्रयासों की बात करेंगे तो इसको भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेंगे। एक तो केंद्र सरकार के स्तर पर प्रयास, केंद्र के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर उसके बाद राज्य स्तर पर
राज्य स्तर में जरूरी नहीं कोई एक राज्य, विभिन्न राज्यों से आप जो है उनके कार्यक्रमों को, उनकी योजनाओं को उठा करके चर्चा कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर यहाँ पर निजी या सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक या सामूहिक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इनकी चर्चा करेंगे आप जो है प्रयासों को बताने के संदर्भ में। तो इतना आपने तैयार कर लिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम प्रयास को बताने के बाद फिर यहां पर हम सुझाव देंगे, सुझाव भी देंगे। सुझाव के स्तर पर हम बताएंगे कि जो है अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन को इन प्रयासों के बावजूद और कैसे जो है कम किया जा सकता है या इसके प्रभाव को कैसे सीमित किया जा सकता है, तो उनके हम यहाँ पर जो भी सुझाव होंगे वो यहाँ पर हम सुझाव उनको क्रमवार बताएंगे कि ये सुझाव किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने सुझाव बता दिया। अब सुझाव के बाद में ही फिर आप आगे बढ़ेंगे और अंतिम रूप से अपना उपसंहार दे देंगे। ये मैंने एक ओवरऑल बताया है। आप ये याद रखेंगे हमेशा कि जो 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन में हर सेक्शन के निबंध के लिखने के क्रम में आपके प्रारूप बदलते रहेंगे। ये एक सामान्य ओवरऑल प्रारूप था। जैसे मान लीजिए अगर आप भाषा और साहित्य के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर निबंध लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें जो प्रारूप होगा वो अलग होगा। अगर आप आर्थिक संबंध में निबंध लिख रहे हैं तो उसका प्रारूप अलग होगा, या फिर अगर आप जो है किसी योजना के संदर्भ में लिख रहे हैं तो योजना के संदर्भ में प्रारूप अलग होगा। इस वजह से उसके प्रारूप अलग रहेंगे। इसका आप यहाँ पर मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आप ये याद रखें कि ऐसा नहीं कि सर ने जो बता दिया है उसी प्रारूप पर सभी निबंधों को लिखना है। आपको सभी निबंधों को इस प्रारूप पर नहीं लिखना है, जैसे निबंध होगा उसके हिसाब से प्रारूप बदलते रहेंगे। ठीक है, ये आपके का सामान्य प्रारूप हो गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एक निबंध के माध्यम से आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा। वैसे तो मेरा प्रयास था कि और जो है निबंधों को समझाऊं उदाहरण दे करके, लेकिन और जो काम रहेगा वो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, तो उसमें और हर एक का मैं ड्राफ्ट दे करके आपको बातों को समझाऊंगा। यहाँ पर मैं एक निबंध आपको खासकर सेक्शन ए से समझा रहा हूँ, जो खासकर अपना संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति को लेकर के, उस पर आज हम लोग एक उदाहरण के रूप में चर्चा करेंगे। निबंध एक मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर ले रहा हूँ कि हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत। निबंध है, उसका जो विषय है वो है हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत। ये निबंध है। अब इस पर आपको निबंध लिखना है। तो चूंकि पहले हमने देखा ये जो है कल्चर से जुड़ा हुआ निबंध है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी शुरुआत जो मैंने बताया था आपको कि आप कई रूपों में कर सकते हैं, चाहे विवरणात्मक रूप में, चाहे वर्णनात्मक रूप में, या वैचारिक स्तर पर, या भावात्मक स्तर पर। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूँ वो भावात्मक स्तर से शुरुआत करने जा रहा हूँ। पहले ही हम यहाँ पर भूमिका, जैसे कुछ लोग हेडिंग डालते हैं कि भूमिका, लेकिन आप जो आज का ट्रेंड चल रहा है तो आप डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखिए, वहाँ पर भूमिका और उपसंहार जैसे हेडिंग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शुरुआत ही डायरेक्ट करिए। तो मान लीजिए अगर मुझे इस निबंध को लिखना है तो मैं इसमें कैसे लिखूँगा। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है दिनकर की, उन्होंने कुरुक्षेत्र में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है इस मिट्टी में जीवन में। मैंने कल बताया था आपको पिछली क्लास में कि आप ऐसी पंक्तियों का चयन करें जो कॉपी चेक करने वाला जो है वो जो पढ़े तो उसको लगेगा साहब इस बच्चे से मैं सीख रहा हूँ।
तब जाकर के आपका प्रभाव पड़ेगा, आपकी कॉपी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आपके निबंध का। वरना जो कहो कि आपके सामान्य पंक्तियां आप डाल रहे हैं तो वो बहुत जो है, चूंकि वो सैकड़ों कॉपी चेक कर चुका रहता है और उसका प्रोफेशन ही वही टीचिंग फील्ड है, तो उन चीज़ों को बहुत पढ़ चुका रहता है, कॉमन चीज़ों पर बहुत अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी पंक्तियां आप शुरुआत में और अपने निबंध में प्रयोग करें। तो मान लीजिए हमने इसी पंक्ति को यहाँ से शुरू कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है। अब कैसे इसको कोरिलेट करना है मैं अभी बताऊंगा। कुछ भी नहीं गगन में, कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है इस मिट्टी में जीवन में, जीवन में। तो ये पंक्ति है, यहां से हमने अपने निबंध की शुरुआत कर दी। अब इसको हम संस्कृति से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कह रहा है हमारा जो निबंध है हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहां पर आप दो शब्द दिए हुए हैं, मिट्टी में, जीवन में। और मिट्टी और जीवन क्या है, ये दोनों भौतिक तत्व हैं। क्या है, भौतिक तत्व, भौतिक तत्व हैं। और भौतिक जो तत्व हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। हमारी संस्कृति के अंतर्गत जो है भौतिक तत्व, चाहे मिट्टी हो चाहे जीवन हो, तो जीवन के विविध आयाम हैं वो भी हमारी संस्कृति के पार्ट हैं, या फिर जो प्राकृतिक आयाम है वो भी हमारी संस्कृति के ही पार्ट हैं, उनसे भी हमारी संस्कृति जुड़ी है। तो यहाँ पर आप उसको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि जो है मिट्टी और जीवन की जो यहाँ पर लेखक बात कर रहा है, तो वो मिट्टी और जीवन प्राकारांतर से हमारे जो भौतिक जीवन है, और ये भौतिक जीवन हमारी संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको संस्कृति से जोड़ दिया। अब यहाँ पर संस्कृति से जोड़ने के बाद और आप जैसा जिस हिसाब से जोड़ना चाहें आप उसको जोड़ते जाएंगे। फिर इसको जोड़ने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे संस्कृति के साथ में, आखिर संस्कृति है क्या। फिर हम यहाँ पर संस्कृति के बारे में बताएंगे, यहाँ पर हम संस्कृति के बारे में बताएंगे। संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति के बारे में आप बताएंगे कि ये संस्कृति क्या है। तो संस्कृति के बारे में जब आप बताएंगे तो उसको जो है बताएंगे कि जो है ये एक जो ऐसी कुछ विचारधाराएं, कुछ परंपराएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक अमूर्त रूप में और मूर्त रूप में भी जो है सामने आ रही हैं, वो हमारी संस्कृति हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि मूर्त रूप कैसे, क्योंकि जो संस्कृति अभी मैं और आपको आगे बताऊंगा कि संस्कृति जो है हमारा रहन सहन खान पान, ये क्या है, हमारे संस्कृति के पार्ट है। तो ये क्या है, ये हमारे संस्कृति के व्यक्त रूप है। तो इस वजह से जिसको हम सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों में माइनर डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में या सहयोगी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से संस्कृति के जो आयाम होते हैं उसमें जो है संस्कृति मूर्त रूप में भी होती है और अमूर्त रूप में। ठीक है, अमूर्त रूप यानी विचार के रूप में, संस्कारों के रूप में, आचरण के रूप में, ये हमारे अमूर्त रूप है। मूल रूप से इसको संस्कृति मानते हैं। लेकिन
हमारी भाषा है, रहन सहन है, पहनावा है, खान पान है, ये सब भी संस्कृति के ही आयाम हैं। तो हम यहाँ पर संस्कृति बताएंगे। उसके बाद संस्कृति के तत्व, संस्कृति के तत्व, संस्कृति के तत्व यहाँ पर हमने बता दिया, जिसमें आप भाषा की चर्चा करेंगे, फिर रहन सहन, खान पान, इन सबको जो है कि चर्चा कर देंगे कि ये जो है संस्कृति के तत्व हैं। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि संस्कृति का वर्गीकरण, संस्कृति का वर्गीकरण या प्रकार, संस्कृति का वर्गीकरण या प्रकार, टाइप ऑफ अ कल्चर। वैसे तो कई रूपों में इसको माना जाता है, जैसे माना जा सकता है एक तो जो है हम सामान्य रूप से देखते हैं तो अमूर्त, अमूर्त संस्कृति, जिसके अंतर्गत विचार, संस्कार, आचरण, ये सब आते हैं। फिर मूर्त रूप, मूर्त रूप यही हमारी सभ्यता का रूप है, सभ्यता का रूप है। और इसी के अंतर्गत भाषा, रहन सहन, हमारे जो प्राचीन स्थापत्य हैं, जो हमारे प्राचीन संगीत हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आपके संस्कृति के मूल रूप से दो पार्ट ऐसे हो गए। इसके अलावा ही अगर और हम देखेंगे तो फिर कई तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय संस्कृति और लोक संस्कृति, जिसको बोलते हैं फॉक कल्चर, नेशनल कल्चर एंड फॉक कल्चर। तो हमारी जो फॉक कल्चर है ये भी टाइप है। इसी तरीके से अगर हम और चाहें तो और इसका कर सकते हैं कि ग्राम्य संस्कृति और शहरी संस्कृति। तो ग्राम्य संस्कृति और शहरी संस्कृति, खैर इतना मत आप डीप में जाइए, बस आप इतना जो है सामान्य रूप से बता दीजिए कि मूर्त रूप में क्या है और अमूर्त रूप में क्या है। इसके बाद में आप राष्ट्रीय संस्कृति और लोक संस्कृति की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम अब राष्ट्रीय संस्कृति और लोक संस्कृति की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम उसको भी जो है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अमूर्त और मूर्त रूप इससे जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से हम इस जो पूरा आयाम है इसको हम राष्ट्रीय और लोक संस्कृति के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये बता दिया। अब इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि जो राष्ट्रीय संस्कृति है इसके मूर्त आयाम कौन कौन से। मूर्त आयाम हमारी भाषा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भाषा, चूँकि निबंध है हमारी सांस्कृतिक विरासत, तो भाषा हमारी विरासत है, तो उस विरासत को हम आज तक संजो रहे हैं और उसके संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। तो भाषा के बारे में बताएंगे। संस्कृत हमारी भाषा थी। वैसे भारत जैसे बहुलतावादी और विविधता वाली देश में लगभग जो है 180 भाषाएं बोली जाती हैं और साथ ही साथ जो है लगभग 544 बोलियां बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में भी दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से आप भाषा के बारे में बताएंगे तो ये बताएंगे कि जो है इस तरीके से भारत जो भाषा है वो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयाम है। भाषा को बताने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी में आप जो स्थापत्य आदि की चर्चा करेंगे, स्थापत्य आदि की चर्चा करेंगे। स्थापत्य में जब चर्चा करेंगे तो आप बताएंगे कि हमारी जो स्थापत्य की हमारी संस्कृति रही है वो स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। यहाँ आप उसको मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से जो है जोड़ दें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप उत्तरोत्तर जो है इसमें मौर्य पीरियड, उसके बाद मौर्य पीरियड में हमारी संस्कृति के क्या आयाम रहे हैं, फिर गुप्त काल में हमारी संस्कृति के क्या आयाम रहे हैं। इस तरीके से आप जो है सांस्कृतिक जो हमारी धरोहरें हैं, जैसे जो मंदिर हैं, जो फिर किले हैं,
या फिर जो ऐसे जो है राजप्रासाद हैं, तो उन सब की यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। खजुराहो के मंदिर हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। ये हमारी एक तरीके से स्थापत्य की जो हमारी सांस्कृतिक देश की हमारी विरासत है, तो ये आप मूर्त रूप में सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको बताएंगे। साथ ही साथ जब और आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप साहित्य की भी चर्चा करेंगे। साहित्य की जब चर्चा करेंगे तो साहित्य में आपको क्या करना है, साहित्य में यहाँ आपको बताना है कि विशेष रूप से साहित्य के कौन कौन से आयाम हैं कि इसमें जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और उसके बाद जो लौकिक साहित्य है या फिर उसके बाद में जो साहित्य लिखा गया, जो गुप्त काल में साहित्य लिखा गया, ये क्या है, ये हमारे सांस्कृतिक विरासत के एक जो है महत्वपूर्ण आयाम है। इनके बारे में आपने बता दिया। साहित्य के साथ ही आप प्रकृति को भी बताएंगे। प्रकृति की भी चर्चा करेंगे। तो जब प्रकृति की चर्चा करेंगे तो प्रकृति में बताएंगे कि हमारी सांस्कृतिक जो विरासत रही है उसमें प्रकृति संरक्षण और प्रकृति को एक धरोहर के रूप में माना गया है, जिसमें आप बताएंगे प्रकृति की जब बात करेंगे तो यहाँ पर प्रकृति में यहाँ पर जो है वृक्ष पूजन, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। ऐसे ही गो पूजन, गाय की पूजा की चर्चा की जाती है, या और जो है नदियों की पूजा की चर्चा की जाती है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती, फिर कावेरी आदि जो नदियां हैं उनकी पूजा की जाती है, उनके बारे में बताएंगे। आप इसको बताने के बाद में जो है प्रकृति के विभिन्न आयामों को बताएंगे। तो प्रकृति के विभिन्न आयामों को बताने के साथ में ही आप यहाँ पर अगर प्रकृति की अब ये जो डायमेंशन है यहाँ पर आपका थोड़ा स्कोप है, आप ऐसी जगहों पर क्या कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस वगैरह आपको अगर याद आ रहे हैं तो उनको आप जो है डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर एक कोटेशन बहुत अच्छी तरीके से या संदर्भित रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, वो यह है कि एक बशीर बद्र की बहुत अच्छी पंक्ति है। बशीर बद्र शायर हुए हैं, बहुत अच्छे शायर रहे हैं, तो उनकी बहुत अच्छी पंक्ति है कि जब पेड़ लगाओ, उनकी पंक्ति है, जब घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा देना, जब घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा देना, पक्षी मोहल्ले भर के चहचहाएंगे। तो ये क्या है, प्रकृति संरक्षण की बात की गई है। साथ साथ हमारे संस्कृति में जो पशु पक्षी हैं उनको, उनके साथ जो सामंजस्य है उसको भी बिठाने की बात की गई है। तो इस वजह से जो ऐसी प्रासंगिक पंक्तियां हैं उनको यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको जो है लिख देंगे तो आपका आंसर और भी इनरिच हो जाएगा, आपका जो है निबंध बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये तो आपने प्रकृति के जो इसके मूर्त रूप थे उनको बताया संस्कृति के। अब हम संस्कृति के ही जो खासकर अमूर्त रूप हैं राष्ट्रीय संस्कृति के, उन पर भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। अमूर्त रूप में क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास मूल्य है, संस्कार हैं, आचरण है, ये सब हमारे अमूर्त रूप में संस्कृति के तत्व हैं। तो हम इनको यहाँ पर अमूर्त रूप में बताएंगे कि भाई साहब जो है हमारी जो भारतीय परंपरा में, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें मूल्यों का क्या महत्व है, उसमें जो है, और अगर हम बात करें तो संस्कारों का क्या महत्व है, और इसके साथ ही उसमें आचरण का क्या महत्व है। तो आप वहाँ पर उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति रही है वो हमेशा से मूल्य प्रधान संस्कृति रही है, जहाँ पर मूल्य को जो है हमेशा जो है तवज्जो दी गई है और मूल्य के आधार पर बढ़ने की बात की गई। अगर और आपको उसको कोरिलेट करना है तो भूमंडलीकरण किससे जोड़ दें, और उसके बाद जो पश्चिमीकरण है उसके वजह से आज जो मूल्य है उसके कंट्रास्ट में अगर आप दिखाएंगे तो ये डायमेंशन और भी प्रभावी बन जाएगा कि पश्चिमी जो संस्कृति है वहाँ पर मूल्यों को उतनी तरजीह नहीं दी गई है, उतनी वरीयता नहीं दी गई है जितनी वरीयता हमारी भारतीय संस्कृति में दी गई है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक कंट्रास्ट पैदा करने के लिए पश्चिमी मूल्यों से भी इसकी तुलना कर देंगे। अब मूल्यों के बारे में आपने इतना बताया, इसके साथ में अगर आपको यहाँ कोई ऐसी कोई कोटेशन, कोई कविता, कोई चौपाई कुछ याद आ रही है तो उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे एक बहुत अच्छी पंक्ति है इस संदर्भ में
मूल्यों के संदर्भ में ही कि मूल्यच्युत होना और मूल्ययुक्त होना, वो जो है कैसे इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए, और मूल्यों का क्या महत्व है ज़िंदगी के लिए, व्यक्ति के लिए, उसके बारे में जो है, और मूल्यों को अपनाने के, आचरण में ढालने के लिए के संदर्भ में एक बहुत बढ़िया पंक्ति है कि अनय की पगड़ी उछाल हम पाते। पंक्ति है, अनय की पगड़ी उछाल हम पाते, कथन करनी में यदि ढाल हम पाते। अनय की पगड़ी उछाल हम पाते, कथन करनी में यदि ढाल हम पाते। रहता न रावण विश्व में कोई, रहता न रावण विश्व में कोई, रहता न रावण विश्व में कोई, राम को आचरण में यदि हम पाते। राम को आचरण में यदि पाल हम पाते। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसने हमारी संस्कृति की भी बात कही, साथ ही साथ ये इसने कहा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें अमूल्य विरासत के रूप में हमारे पास राम है, कृष्ण है, महात्मा गांधी हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, वो जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के आचरण को अगर हम अपने आचरण में, उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में पाल लें तो ये होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, उनको हम संरक्षित कर रहे हैं, अगली पीढ़ी तक उनको हम पहुंचा रहे हैं, और इसी के साथ में ही हम जो समाज का जो पोषण है, या समाज में एक व्यक्ति की जो भूमिका होती है उसका भी निर्वहन कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को मैंने बताया था कि निबंध जो होता है उसमें आपको पूरी छूट रहती है कि आप चाहे जिस आयाम में जा करके जो है चीज़ों को, अपनी बात को समझा सकें। तो आप अगर इस तरीके से यहाँ पर मूल्य और आचरण को जोड़ करके दिखा सकते हैं। और इसी को अगर है, फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको जो है निबंध को और प्रभावी बनाना है तो कंपैरेटिव लिख दीजिए। कंपैरेटिव कैसे लिखेंगे, फिर वही आप आ जाएं, इसकी ग्लोबलाइजेशन से कंपेयर कर दीजिए कि आज जो पश्चिमी मूल्य हैं, पश्चिमी संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति में मूल्यों का महत्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। वहाँ पर भौतिकवाद और बाजारवाद इतना हावी हो चुका है कि वहाँ पर व्यक्ति का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। मूल्यों की बात करना ही वहाँ अनैतिक लगने लगता है। जो सत्य और ईमानदारी जैसे मूल्य जो है आज वहाँ पर जो है पिछड़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप पश्चिमी कंट्रास्ट से बात करके, आप जो है ग्लोबलाइजेशन से जोड़ करके चीज़ों को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाएंगे तो आपका जो मूल्य वाला आयाम है वो और अच्छी तरीके से आपका प्रभावी रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। तो आप इसको ये दिखाएंगे। अब इसके साथ में ही जब आपने इतना दिखा दिया, अब राष्ट्रीय संस्कृति के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे लोक संस्कृति की। मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको लेके चल रहा हूं। लोक संस्कृति की, लोक संस्कृति की, तो जो लोक संस्कृति है, अब लोक संस्कृति जिसको बोलते हैं फॉक कल्चर, तो फॉक कल्चर है का, फॉक कल्चर क्या है कि जो संस्कृति के विविध आयाम हमारे क्षेत्रीय स्तर पर अपने विशिष्ट स्वरूप में समाहित होते हैं, निहित होते हैं, जुड़े रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, वो जो है हमारी लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब लोक संस्कृति में ही हम बात करेंगे तो लोकगीतों की बात करेंगे, लोक नृत्यों की बात करेंगे, लोक जो है साहित्य है उसकी बात करेंगे, लोक उत्सव आदि की बात करेंगे। तो इसके क्या क्या आयाम, हम जब लोक संस्कृति की बात करेंगे तो क्या क्या आयाम हो सकते हैं? लोकगीत, लोकगीत। अब आपके मन में आता होगा सर यहाँ पर हम लोकगीत, अब कैसे हम हर एक का जो है लोकगीत याद रखें, कैसे होगा? तो इसके लिए आप सीधा सा काम करेंगे, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, आराम से आप वहाँ से एक दो लोकगीत जैसे कजरी, चैती, ऐसे कुछ एक लोकगीत, बिरहा, ऐसे लोकगीत उठा करके आप अपने आंसर में यूपी स्पेशल से यहाँ पर लिख दें। इसीलिए निबंध जो होता है वो सभी जो जीएस आप तैयार करते हैं उसके लिए निबंध के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी, सभी जीएस
के जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, उनको आप निबंध में पूरा यूटिलाइज करिए। निबंध के लिए अलग से आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लेकर के बैठ गए आपको निबंध तैयार करना, लेकिन हाँ, आप एक प्रॉपर डायरी या कॉपी बना लीजिए जिसमें आप जो है निबंध की दृष्टि से जो जो चीज़ें हैं आप जीएस में पढ़ रहे हैं, चाहे करंट में पढ़ रहे हैं, उसको आप वहाँ अपने संबंधित टॉपिक के संदर्भ में वहाँ पर लिखते जाइए। तो इस तरीके से कलेक्शन एक जगह जब रहेगा तो आपको एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन में थोड़ा आसानी हो जाती है और फैक्ट्स या ऐसे जो जो स्पेशल आपके थॉट्स हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और उनको आप अपने निबंध में डाल लेंगे, तब आपका निबंध जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लोकगीत हो गया, इसी तरीके से लोक नृत्य, लोक नृत्यों की आप बात करेंगे यहाँ पर। जो उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं, क्योंकि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिख रहे हैं और इतना आप अभी आपने चूँकि पढ़ा नहीं, आपको की आवश्यकता भी नहीं कि आप जो है साउथ इंडिया के कौन से लोक नृत्य हैं या फिर जो है कश्मीर के कौन से लोक नृत्य हैं, तो इतनी आप जानकारी मत लीजिए, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनके जो है 2-4 उदाहरण यहाँ पर आप लिख देंगे तो इस तरीके से आपके लोक नृत्य वाला पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका लोक साहित्य है, लोक साहित्य की भी चर्चा कर दीजिए। लोक साहित्य में जैसे जो स्थानीय स्तर पर साहित्य लिखा जाता है और उसकी एक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पहचान बहुत नहीं होती है, राष्ट्रीय पहचान नहीं होती है, तो उसको हम लोक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आल्हा, आल्हा जो है आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा जो है विशेष रूप से उसकी एक पहचान है एक लोक साहित्य के रूप में। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई अन्य भागों में भी आल्हा का इतना महत्व है कि पढ़ा जाता है, गाया जाता है। तो इस तरीके से जो ऐसे लोक साहित्य हैं उनको आप यहाँ पर लिख करके अपने बात को पुष्ट कर देंगे, तर्क के साथ में स्पष्ट कर देंगे कि ये हमारे लोक साहित्य के विषय हैं और ये हमारे एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। क्लियर? अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा, उसमें जो राष्ट्रीय संस्कृति लिखी थी, राष्ट्रीय संस्कृति में जब हमने भाषा की बात की थी तो भाषा के साथ में ही आप वहाँ पर विज्ञान और साहित्य की भी चर्चा कर देंगे, विज्ञान और साहित्य की भी चर्चा कर देंगे राष्ट्रीय संस्कृति वाले पार्ट में भाषा के साथ में। तो वहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे योगदान है पहले से चला आ रहा है, जो जैसे चाहे आपके आर्यभट्ट हों, वारामिहिर हों या जो है चरक हों या फिर सुश्रुत हों, ऐसे जो हमारी सांस्कृतिक जो है धरोहर हैं, हमारे जो साहित्य है, वैज्ञानिक जो है पुस्तकें हैं या फिर जो कार्य हैं उनकी चर्चा हम इसके अंतर्गत कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरीके से संस्कृति का दूसरा आयाम हुआ, जिसको बोलेंगे हम लोग लोक संस्कृति। अब हम इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण आयाम की तरफ। वो आयाम है प्रभाव। हमने संस्कृति पढ़ ली, संस्कृति से जुड़े जो पहलू थे उनके बारे में भी जान लिया। अब संस्कृति का जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश पर, हम पर, प्रकृति पर, समाज पर, तो उसके संदर्भ में भी हम यहाँ पर अब देख लेंगे कि आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको अगर हम पार्ट्स में बांटेंगे तो मानव पर प्रभाव, ठीक है, तो ये और समाज पर प्रभाव। तो संस्कृति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति ही हमारी जो मानवीय गुण है, मानवीय मूल्य हैं या हमारा जो समाज है उसके विकास में सहायक होती है। हमारी संस्कृति हमारे जो समाज के विकास में सहायक होती है। जिन समाजों की, जिन देशों की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध होती है और उसका प्रभावी ढंग से वहाँ के लोगों द्वारा,
वहाँ की सरकार द्वारा अनुपालन किया जाता है, तो वहाँ पर वो देश और वो समाज उन समाजों की तुलना में जिनकी सांस्कृतिक विरासत कमज़ोर होती है, कहीं समृद्ध होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो समाज है, हमारी जो मानव है, मानव और समाज पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मानव के व्यक्तित्व विकास में, मानव के विकास में, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रभाव को मानव के विकास में संस्कृति से कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति में अहिंसा की बात की गई है। अहिंसा क्या है? एक मूल्य है, अमूर्त मूल्य। और जब हम अहिंसा की बात करेंगे तो हम हिंसक नहीं होंगे। जब हिंसक नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी जो सोच होगी वो मानव कल्याण की सोच होगी। ऐसा नहीं कि पशु की तरह एक दूसरे को मारना चाहेंगे। हम जो है ऐसे हिंसक जो कार्य हैं उनसे दूर रहेंगे। तो इस तरीके से मानव का विकास करता है। इसी तरीके से समाज में जो हमारी जो सहभाव, सद्भाव है, भाईचारा है, उसका जो पाठ पढ़ाती है वो क्या है? हमारी संस्कृति है। समाज पर भी हमारे प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे प्रकृति और पर्यावरण पर, हमारे जो नेचर एंड एनवायरनमेंट है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारी संस्कृति है वही हमारी प्रकृति संरक्षण की बात करती है। जब जैसा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी संस्कृति है वो कैसे प्रकृति संरक्षण की बात करती है। जब हम हड़प्पा सभ्यता में ही नाग पूजा की बात करते हैं, नाग को सम्मान देते हैं, तो नाग को मारना आज भी हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें गलत माना गया है। उसको नाग को मारना उचित नहीं माना गया है। जीवों पर दया करो, जो भारतीय संस्कृति में जियो और जीने दो, ये सब क्या है? जो भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था, तो ये क्या है? ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का ही पार्ट है जो हमारे प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, जिनका प्रभाव हम जो है देखते हैं संस्कृति का प्रकृति पर, पर्यावरण पर। हम गंगा की पूजा करते हैं, गोदावरी की पूजा करते हैं, क्षिप्रा नदी की पूजा होती है, कावेरी नदी की पूजा होती है, पर्वतों पर वैष्णो देवी है, या और जो भी हम जो भारतीय संस्कृति में के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं वो सब इसमें आपको जो है यहाँ पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर देना है। ठीक है। अब इसके साथ में ही आपने प्रकृति को बता दिया, मानव को बता दिया, और यहाँ पर अगर और भी हम बात करेंगे तो हम देखेंगे जो विश्व स्तर पर भी इसके प्रभाव देख सकते हैं। विश्व स्तर पर जब कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में जब 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी जैसे कॉन्सेप्ट आ गए, तो उस समय नमस्ते इंडिया का जो था विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को हम लोग जो है योग पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से 195 कंट्रीज़ जो हैं, 96 कंट्रीज़ वो जो है योग मना रही हैं, योग को अपना रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? भारतीय संस्कृति का ही विश्व पर प्रभाव है। योग क्या है? योग हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसका हम आज पूरे विश्व पर प्रभाव देख पा रहे हैं या देख रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने पूरे विश्व पर बताएंगे कि हमारी संस्कृति का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रभाव बताने के बाद इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि ये प्रश्न आता हो कि सर यहाँ पर हम केवल और केवल जो है सनातन संस्कृति की ही बात कर रहे हैं, अन्य संस्कृतियों की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो निबंध है, निबंध का मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो आपका निबंध हो, निबंध का जो मूल विषय हो, मूल विषय हो, तो मूल विषय से इधर उधर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर है सांस्कृतिक विरासत। तो सांस्कृतिक विरासत में जो इस्लामिक का जब से आगमन होता है तो कुछ लोगों का मानना है कि वो हमारी प्राचीन संस्कृति के भाग नहीं है, इनका जो है हमारे संस्कृति में बाद में जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी संस्कृति से तो जुड़े हैं, लेकिन
ये सांस्कृतिक विरासत नहीं है। इस वजह से हम इसको सनातन संस्कृति के संदर्भ में ही विशेष रूप से डील करेंगे, जो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अगर केवल सांस्कृतिक कह रहा है तो अब सांस्कृतिक दृष्टि से आप जो भी हैं, यूरोपियन संस्कृति जो आई है उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाएंगे, जो इस्लामिक संस्कृति है उसका भी प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन सांस्कृतिक विरासत की बात कह रहा है। इस वजह से आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, जो भारतीय संस्कृति है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, उसी का आप यहाँ पर उल्लेख करें या उसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करें, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत है न कि आपकी संस्कृति है। तो इस वजह से आप ये थोड़ा जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। या अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे कि निबंध में सर ने एक ही पक्ष में बताया या दूसरी संस्कृति पर बात नहीं की, तो जो बौद्ध संस्कृति है, जैन संस्कृति है, इस पर हमने चर्चा की, क्योंकि ये हजारों वर्षों से जो है भारतीय संस्कृति का पार्ट बन करके साथ में चली आ रही हैं। और जब मध्यकाल में आते हैं तब फिर जो है इस्लामिक संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ती है, तो उसको सांस्कृतिक विरासत में हम भारतीय संस्कृति के रूप में जो है सनातन संस्कृति के संदर्भ में ही विशेष डील करेंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जब हम बताएंगे, हमने प्रभाव बता दिया, प्रभाव विशेष रूप से यहाँ पर सकारात्मक ही प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव संस्कृति के लगभग न के बराबर ही है। नकारात्मक प्रभाव संस्कृति के बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, चूँकि संस्कृति का अर्थ ही होता है कि जो समाज के अनुकूल है, मानव के अनुकूल है, उसी को अगली पीढ़ी में बढ़ाना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कर्मकांड जैसी चीज़ें, वो जो है, लेकिन वो क्या है, वो संस्कृति से बहिष्करण की चीज़ें हैं, उनको अपनाना नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से संस्कृति का जो महत्वपूर्ण प्रभाव है सकारात्मक संदर्भ में ही दिखाइएगा। नकारात्मक की भी चाहे तो उसको एक लाइन में आप चर्चा कर सकते हैं, तो नकारात्मक की भी चर्चा एक लाइन में आप कर दीजिएगा, लेकिन सकारात्मक पर ही आप मेन फोकस करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम बात करेंगे सांस्कृतिक संरक्षण की। आखिर हमारी संस्कृति जो है उसका अब आवश्यकता तो ये भी है कि उसका संरक्षण किया जाए। बिना संरक्षण के संस्कृति का विकास कैसे होगा? वो संस्कृतियां मिट जाती हैं जहां पर जिनका संरक्षण नहीं होता। जापान अपनी संस्कृति के साथ बढ़ रहा है, चीन अपनी संस्कृति के साथ बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका में ऐसी संस्कृति जैसी कोई पहले की चीज़ नहीं, चूँकि वहाँ की मिश्रित संस्कृति है। तो चीन और जापान जैसे देशों ने अपने संस्कृति को जो अक्षुण्ण रखना या उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार भी इसके लिए काम कर रही है, तो हम देखेंगे संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षण के प्रयास, इसको भी चाहे आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनेस्को है, यूनेस्को की चर्चा करेंगे। यूनेस्को जो है विभिन्न जो सांस्कृतिक स्थल हैं जिसको जो है मूर्त रूप में, जैसा अभी मैंने बताया था, ये 3 रूप में जो संरक्षित करता है। एक तो मूर्त स्थलों के रूप में या मूर्त संस्कृति को, दूसरा अमूर्त रूप में, और तीसरा मिश्रित रूप में। तो 3 रूपों में ये जो है संस्कृति को संरक्षित करता है। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया। फिर राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करेंगे तो हमारा जो संवैधानिक स्तर पर भी जो है इसके लिए प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? हमारा आर्टिकल 49 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल 49 कहता है कि हम भारतीय जो ऐसे स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनके संरक्षण का प्रयास करेंगे। डीपीएसपी में यही कहा गया है। तो जो इसको हम डीपीएसपी से जोड़ करके 49 को यहाँ पर उल्लेख कर देंगे कि जो हमारे संविधान में भी भारतीय संस्कृति या जो ऐसी विरासत है हमारी सांस्कृतिक, उसके संरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा संस्कृत संरक्षण के लिए जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका उल्लेख करेंगे। जैसे प्रसाद योजना जो आपके जो तीर्थ स्थल हैं उनके कायाकल्प के लिए और पुनर्निर्माण के लिए। इसी तरीके से अमृत योजना,
तो ऐसी योजनाओं की भी हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे कैसे जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर और हम चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम फ्रांस के साथ में, फिर चाइना के साथ में, ऐसे ही जापान के साथ में, ठीक है, जापान के साथ में हम जो है सिस्टर सिटी या फिर जो है नमस्ते इंडिया या जो है ऐसे सांस्कृतिक जो समझौते हैं, सांस्कृतिक एक दूसरे के संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ाने की ऐसे समझौते भी हम जो है द्विपक्षीय स्तर पर भी कर रहे हैं। तो ये हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको राज्य स्तर पर बताना है तो यहाँ पर आप राज्य स्तर पर बता दीजिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो है राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग का गठन किया है, साथ ही साथ वहाँ पर संग्रहालय हैं, साथ ही साथ वहाँ पर जो है पुस्तकालय हैं, या फिर जो है वहाँ पर जो राज्य स्तर के जो स्मारक हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर भी पुरातत्व विभाग जो है उनकी खोज और संरक्षण अनुसंधान पर काम कर रहा है और उनके संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग काम कर रहा है। तो ये आप जो है राज्य स्तर पर भी चीज़ों को दिखा देंगे कि आखिर कैसे हम जो है राष्ट्रीय संस्कृति को, हमारी जो संस्कृति है उसको हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी के बाद साथ में ही आप क्या करेंगे, इतना बताने के बाद, क्योंकि देखिए संरक्षण अगर यही है, संरक्षण आप एक लाइन में भी बताकर निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रारूप हमने तोड़ दिया, आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर, कई स्तरों पर तोड़ तोड़ करके बता दिया, तो क्या हुआ, आपके आयाम खुल गए, आपका माइंड यहाँ पर क्या हुआ, खुल गया कि आप जो है अब अच्छी तरीके से सोच रहे हैं कि भाई नहीं, साफ संस्कृति को अगर हमको डील करना है तो हमको ये भी बताना पड़ेगा या ये भी बताना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है प्रारूप जो है बेहतर बनाएंगे, तब आपका जो निबंध उतना ही बेहतर होगा जितना आपका प्रारूप बेहतर होगा। अब इसमें आप सुझाव देंगे कि संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो सुझाव में आप कुछ सुझाव यहाँ पर जो भी आपको लगे, 2-4 सुझाव यहाँ पर आप उसको बता देंगे कि सुझाव जो है क्या क्या है। तो वहाँ पर आप सुझाव दे देंगे अपने स्तर पर सोच के कि जो है कौन कौन से सुझाव हैं जो हमारी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप भविष्य के लिए संस्कृति के लिए अगर कुछ ऐसा जो है आपके मन में माइंड में आ रहा है तो उसको आप बता दीजिए। जैसे संस्कृति के संरक्षण के लिए 2020 में एक दीक्षित समिति बनी थी, तो यहाँ पर आप अगर जान रहे हैं तो वहाँ पर दीक्षित समिति का उल्लेख कर दीजिए। दीक्षित समिति जो है बनी थी, जिसका काम था कि भारतीय संस्कृति को कैसे संरक्षित किया जाए। 2020 में इस समिति का गठन किया गया और तो ये भविष्य के अप्रोच के संदर्भ में आपने दे दिया। अब भविष्य के बाद में आप फिर इसको अब अंतिम रूप से निबंध को क्लोज करेंगे और यहाँ पर आप उपसंहार देंगे। उपसंहार में आप फिर वही जो चीजें मैंने बताया कि सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, और करंट आदि से अगर जोड़ सकते हैं तो करंट से जोड़िए, नहीं तो उसको आप किसी क्विटेशन के माध्यम से या कविता आदि के माध्यम से भी क्लोज कर सकते हैं। जैसा भी आपका मैंने बताया ये सब चीज़ें हैं वो आपके निबंध पर डिपेंड करती हैं कि आपका निबंध का विषय कैसा होगा, तो उसको आप यहाँ पर उसको जोड़ करके जो है बताइए। जैसे मान लीजिए इस ई निबंध की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं इसको यहाँ पर लास्ट में जो है चीज़ों को बता करके इस हिसाब से हम भारतीय संस्कृति को ऐसे संरक्षित कर सकते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद में गीता में बहुत बढ़िया एक श्लोक कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम और धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है उसके बारे में आप वहाँ पर श्लोक बता दीजिए, यहाँ पर फिर बता दीजिए कि धर्म की स्थापना युगे युगे, यहाँ 2 शब्द मिल गए, उनके बारे में भी थोड़ी बता दीजिए कि भारतीय संस्कृति जो है ये धर्म की स्थापना को भी करती चलती है और साथ ही साथ युगे युगे अर्थात ये सतत है,
समावेशी है, सतत है, निरंतरता इसमें है, गतिशीलता है। तो इस तरीके से आप जोड़ करके भारतीय संस्कृति की जो अमूल्य विरासत है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो है महत्वपूर्ण विरासत है, उसके बारे में आप यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से समझा करके फिर उसको आप जो है क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपके इस निबंध के जो भी महत्वपूर्ण आयाम थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, उन पर वन बाय वन डिस्कस कर लिया। इसके बावजूद भी अगर चूँकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि हर एक निबंध का ये तो केवल खंड का एक सेक्शन है, भाषा और संस्कृति। क्योंकि आप लोग जो है बहुत से बच्चे हैं, किसी का इंटरेस्ट इकोनॉमी में है, किसी का सोशल इश्यूज़ में है, किसी का जो है पॉलिटी है तो वो पॉलिटी से रिलेटेड ऐसे करेगा। तो कुल मिलाकर के हर एक ऐसे का प्रारूप आपका अपना अपना होगा। और फिर आगे जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस में और जो इसके डायमेंशन है उन पर चर्चा की जाएगी कि आखिर जो है और प्रारूप कैसे हम बनाएं, कैसे हम इकोनॉमी वाला ऐसे लिखें, कैसे हम योजनाओं से जुड़ा ऐसे लिखें। चूँकि योजनाओं में अप्रोच एकदम चेंज हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए जल शक्ति मिशन है या फिर जो है मनरेगा है, उज्ज्वला स्कीम है, या फिर कोई भी ऐसी योजना आप भारत सरकार की या कर्मयोगी योजना है, कोई भी योजना ले रहे हैं तो वहाँ पर अप्रोच और प्रारूप एकदम चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं सब आपको आने वाली क्लासेस में सब चीज़ें आपको जो है बताई जाएंगी। आज का ये जो एक जो उदाहरण है वो मैंने आपको एक निबंध के आधार पर, एक विषय के आधार पर पूरी तरीके से बहुत बारीकी से समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।